हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, है ना? यस, तो सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 और सब्जेक्ट इज हिंदी। आज हम फिर से हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, है ना? आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हम अपना अभ्यास स्टार्ट करें उससे पहले आपको आपका स्टडी मटेरियल लेकर बैठना है। पता है ना सबको? यस। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, कलरफुल पेन, एवरीथिंग आप सबको अपने पास लेकर बैठना है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लेसन नंबर 4 कथनी और करनी, है ना? उसमें हमने शब्दार्थ देखे थे, फिर मुहावरे के अर्थ भी देखे थे, फिर अभ्यास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? पता है ना सबको? यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था सोचकर बताइए। उसके अंदर भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे। पता है ना सबको? आप सबने अच्छे से लिख लिया होगा। और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया था अविभाग में विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ी बनाएंगे, है ना? तो वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था बच्चों। यस, तो आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें ना? ओके। तो स्टूडेंट्स, आगे है कि वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हमें वाक्य पढ़ना है और वाक्य में विराम चिन्ह रखना है। पता है ना सबको? विराम चिन्ह के बारे में हमने लास्ट स्टैंडर्ड में हमने देख लिया है। आपको बहुत सारे ऐसे विराम चिन्ह आते थे, उनके बारे में आपने देख लिया है। ओके, तो वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो वो हम देखेंगे आज। चलो, उसमें है फर्स्ट नंबर में कि फूल तोड़ना मना है ना? तो क्या अधूरा है बच्चों? इसमें क्या आएगा? कौन सा विराम चिन्ह आएगा? यस, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? फुल स्टॉप, है ना? वाक्य पूर्ण होता है तो हम क्या करते हैं? वाक्य के पीछे फुल स्टॉप रखते हैं ना? तो यहाँ पर फुल स्टॉप हमें करना है। चलो, यहाँ पर वाह कितना सुंदर दृश्य है ना? आश्चर्य होता है ना बच्चों? तो आश्चर्य जब होता है तो हमें क्या करते हैं? हम उद्गार चिन्ह हम बनाते हैं, वहां पे करते हैं। तो वाह, उसके पीछे भी हम करेंगे उद्गार चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, तो वहां पे भी हम लास्ट में उद्गार चिन्ह बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? ये कैसे हमें करना है? यस। तो उसके बाद है थर्ड नंबर में क्या है? बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है ना? बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है, यहाँ पर वाक्य फिनिश नहीं होता बच्चों, तो क्या करना है हमें? कॉमा, कॉमा करना है। फिर धूम्रपान वर्जित है, ये एक वाक्य है, सेंटेंस है, तो वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बनाओ और धूम्रपान वर्जित है, फुल स्टॉप भी करो और इन्वर्टेड कॉमा फिनिश करना है ना? यस, अवतरण चिन्ह। चलो, फोर्थ नंबर में है धारा रात दिन पढ़ती रहती है। क्या है? धारा रात दिन पढ़ती रहती है ना? ये हमें रात और दिन आया ना? तो यहाँ पे हमें कौन सा चिन्ह रखना है? योजक बनाना है। योजक चिन्ह हमें यहाँ पर बनाना है कि धारा रात दिन पढ़ती रहती है। ऐसे जब शब्द आते हैं तो वहां पर हमें योजक चिन्ह बनाना है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है तो वो भी हमें करना है। चलो, 5 नंबर में पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों?
कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं किया है तो प्रश्न चिन्ह हमें बनाना है कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। लास्ट में प्रश्न चिन्ह बनाओ बच्चों। यस, चलो अभी उसके बाद था कौन सी एक्सरसाइज थी वो हम देखते हैं। उसके बाद थी थर्ड नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास ऐसा वर्तुल सर्कल चिन्ह कीजिए। गोल बनाना है ना बच्चों, क्या बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास यानी कि हमें जो जातिवाचक संज्ञा है वह ढूंढनी है और उसके आसपास हमें गोल बनाना है ना। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है लेकिन कौन कौन सी जाति, मनुष्य जाति है ना। तो जो मनुष्य हुआ वो जातिवाचक संज्ञा हुई। चलो शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शिल्पा ने 4 लगाए लेकिन क्या लगाया, जाति कौन सी है, क्या लगाया, पौधे है ना। तो पौधे हुई जातिवाचक संज्ञा। फिर है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। लोग सुबह शाम टहलने जाते लेकिन कौन कौन सी जाति हुई, जाति शहर हुई है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी हुई, शहर, कि शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। चलो फूल सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं लेकिन क्या, फूल है ना। तो फूल जो हुआ वो जातिवाचक संज्ञा हुई। तो उसके आसपास भी हमें गोल बनाना। समझ में आ गया बच्चों। यस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। कथनी और करनी में समानता रखने में हमें मुश्किलें आती है बच्चों या नहीं आती, हमें चर्चा करनी है उसके बारे में, है ना। चलो तो ये हमने देख लिया। आगे हम लिखेंगे कि कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए, वो हम लिखते हैं। चलो यहाँ पे राकेश, चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए, है ना, ये 3 है। कौन है, राकेश, चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए, उसके आधार पर हम देखेंगे। चलो राकेश ने कहा कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है ना। कि कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफी मुश्किलें आती है। फिर चंपक क्या कहता है, धन्य है वे लोग जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। कौन ऐसा है था, अमुक ऐसे जो लोग होते हैं जिसकी कथनी और करनी यानी कि जो बोलते हैं वही वो करते हैं, करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो ये कभी नहीं हो सकता, वैसा चंपक बोलता है। फिर गीता क्या कहती है, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है ना। मेरी माँ क्या कहती है, मुझे हमेशा सदा सदा सच बोलो, वैसा कहती है, और वह खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। फिर राकेश क्या कहता है, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है ना। कि राकेश क्या कहता है कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना है ना। झूठ बोलने पर डांटते हैं, मैं जब भी झूठ बोलता है तो वो डांटते हैं मुझे, लेकिन वही झूठ बोलते हैं ना कि जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तो वो क्या कहते हैं अपने बच्चे को कि जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर पर नहीं है, घर में नहीं है। चलो उसके बाद है चंपक क्या कहता है, अरे भाई जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं, है ना। यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप, यानी कि अरे भाई जो संत होते हैं ना वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वो संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप, है ना। गीता कहते फिर भी हमें कथनी और करनी
समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है, उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है ना। फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है, उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है ना बच्चों। समझ में आ गया आप सबको? यस, तो ऐसे हमें आंसर लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है? परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के आधार पे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, है ना। यस, तो क्या है? आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता, है ना बच्चों। यस, तो ये हमें अच्छा सा एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन आंसर लिखने। चलो हमें कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हम पर किस किस का ऋण है। तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। किस किस का ऋण है बच्चों? हमने अभी भी पैराग्राफ देखा कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है ना। यस, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है बच्चों? कि मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चलो वैसे हमें आंसर लिखना है। चलो 4th नंबर में क्या है? किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। किसे नहीं कहा सकता बच्चों? कि जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। गद्यांश को उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। हमने जो अभी गद्यांश देखा, पैराग्राफ देखा, उनको हम क्या शीर्षक दे सकते हैं? तो सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा, वैसा हम शीर्षक दे सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया सबको? यस, चलो उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय के अंदर अंदाज अपना अपना, है ना। उसके अंदर क्या है भी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में है कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी कि हमें विचार लिखने कथनी और करनी में अंतर, वो विषय पर हमें विचार लिखने। चलो आंसर में हम लिखेंगे कि मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। किस काम है? वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी
और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। क्या है कि मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। किसका काम है? वीरों और सज्जनों का। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। बच्चों, समझ में आ गया आप सबको कि कैसे हमें आंसर लिखना है उसका? यस। चलो, अब हम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। उसमें क्या है? कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। क्या है कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे उन्हें हमें पढ़ना है। कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है। इस विषय पर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? पर। मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। है ना बच्चों? समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे लिखना है कि कथनी और करनी में अंतर क्या है, उसके बारे में अपने दोस्तों का विचार हमें लिखना है कि वो क्या कहना चाहता है ना? यस। तो आज हमने स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 और 2 तक हमने कंप्लीट किया है। बच्चों, आपको आज क्या करना है? आज हमने जितना भी अभ्यास स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर किए वो आपके नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से राइट डाउन करना है। ओके, फिर मिलेंगे अब हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।